तो गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जीवन का जिसको गांधी जी ने प्रभावित नहीं किया है। जब भी हम कोई किताब पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, तो जब हम फिलॉसफी की किताब पढ़ेंगे तो उसमें का गांधीयन फिलॉसफी, उसके बिना फिलॉसफी की किताब ही कंप्लीट नहीं होगी। जब हम एथिक्स मॉरल फिलॉसफी की किताब पढ़ेंगे तो गांधीयन मोरलिटी, अहिंसा, सत्याग्रह, इनके बिना मॉरलिटी की किताब ही पूरी नहीं होगी। 5 जो गांधी जी ने महाव्रत बताए सत्याग्रह के, वो वही महाव्रत हैं जो भारतीय नीति के आधार हैं। यानी जो योग में भी कहे गए हैं, जो उपनिषदों में भी कहे गए हैं, वही गांधी जी ने अपने किए हैं। तो गांधी जी का नीति शास्त्र भी बहुत ऊंचा है। जब हम पॉलिटिकल साइंस में आते हैं तो एक अलग ही अध्याय मिलता है, पॉलिटिकल थियोरी ऑफ गांधी। तो पॉलिटिकल थ्योरी में भी गांधी जी ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। और विदरिंग अवे ऑफ द स्टेट, एक दिन राज का क्षय हो जाएगा। गांधी जी ने राज का स्वरूप दिखाया है, थ्योरी ऑफ स्टेट दी है गांधी जी ने। तो गांधी जी पॉलिटिकल साइंस में बहुत ऊंचा थिंकिंग है उनका। जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो गांधीयन इकोनॉमिक्स, डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी, स्वदेशी आंदोलन, ग्रामीण सारा विकास, खादी ग्राम उद्योग। तो गांधी जी का इकोनॉमिक के फील्ड में भी इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि गांधीयन इकोनॉमिक्स ही अलग बन गई, खड़ी हो गई है। शिक्षा के क्षेत्र में जब आते हैं तो बेसिक शिक्षा गांधी जी की जो है वो एक भारत में क्रांतिकारी कदम था। और उस शिक्षा को लागू तो नहीं कर सके, लेकिन उस शिक्षा का, बेसिक शिक्षा का आज भी हमारी शिक्षा पर प्रभाव दिखाई दे रहा है। नई शिक्षा नीति में ये वार्धा जो एजुकेशन पॉलिसी है, ये उसका समावेश होता जा रहा है नई शिक्षा। तो गांधी जी की बेसिक एजुकेशन ये छाई हुई है आज भी। यद्यपि वो लागू नहीं हो पाई, लेकिन उसकी प्रेरणा से भारतीय का शिक्षा क्षेत्र भी। धार्मिक क्षेत्र में जब आते हैं तो गांधी जी का माई रिलीजन की गांधी जी ने अलग थ्योरी दी। और गांधी जी ने गीता पर एक अलग ही भाष्य लिखा। जैसे तिलक का भाष्य बिल्कुल यूनिक है, सारे हिंदुस्तान में प्रवृत्ति मार्गी अगर गीता का कोई व्याख्या मिलेगी तो तिलक का गीता रहस्य है। और गांधी जी की जो गीता है वो भी अपनी अनूठी गीता है। गांधी जी ने गीता पर भी भाष्य लिखा, बहुत ही सुंदर भाष्य है। उसका नाम रखा उन्होंने अनासक्ति योग। बहुत सारे लोग तो अनासक्ति का अर्थ भी नहीं समझते। बड़े बड़े विद्वानों को मैंने देखा है, वो सा की जगह शाह लिख देते हैं, अनाशक्ति योग। गांधी जी अहिंसा मानते थे, इसलिए गांधी जी कहते थे अनाशक्ति, शक्ति का प्रयोग मत करो। तो फिर उनको बताना पड़ता है कि ये शक्ति नहीं है, ये है सा, अनासक्ति योग। और अनासक्ति योग में गांधी जी ने जो गीता की व्याख्या की है वो बिल्कुल मॉडर्न परिवेश में, पाश्चात्य परिवेश को लेकर के भारत की नीतियों को, सारी को उस परिवेश के मुकाबले में रख कर के गीता का भाष्य लिखा है। यानी एक एक चीज़ को ऐसा रख दिया है कि पाश्चात्य सिद्धांतों को काटते हुए उनकी जगह भारतीय सिद्धांत रखे जा सकें। तो अलग से कोई पाश्चात्य सिद्धांतों पर प्रहार करने के बजाय अनासक्ति योग में जो व्याख्याएं की गई हैं, उन व्याख्याओं से ही पाश्चात्य प्रभाव हट करके भारतीय प्रभाव उमड़ के आ जाता है। तो कोई फील्ड हमारा नॉलेज का, ज्ञान का ऐसा बचा हुआ नहीं है जिस फील्ड में गांधी जी का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन, छोटा मोटा नहीं,
कि हमने 2 लाइन लिख दी, 4 लाइन लिख दी, एक श्लोक गीता का लिख करके उस पर एक पूरा लेख लिख दिया, पूरी गीता का अनुवाद कर दिया गांधी जी ने। इसी तरह से गांधीयन इकोनॉमिक्स खड़ी कर दी है, गांधीयन पॉलिटिकल थॉट खड़ा कर दिया है। एक पॉलिटिकल थॉट कितना बड़ा गांधी जी का है। तो एक एक चीज़, एक एक क्षेत्र में गांधी जी ने बहुत कुछ दिया है। अब गांधी जी का जो टेक्निक है राजनीति में, वो सबसे बड़ी टेक्निक है, जो गांधी जी की सबसे बड़ी देन है, वो है सत्याग्रह। गांधी जी का साहित्य इतना बड़ा है कि भारत सरकार ने आज उस साहित्य को छापा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको छापा है, तो 100 खंडों में वो छपा है। इतना विस्तार से लिखा है गांधी जी ने हर क्षेत्र में कि 100 खंडों के अंदर वो छप करके आया है। अब इतने साहित्य को गांधी जी को पढ़ना ही बड़ा मुश्किल है, 100 खंड हैं। और जो जितने गांधी जी के समर्थक या आलोचक हैं, दोनों ही ये मानते हैं कि भारत में कोई भी इतना बड़ा नेता पैदा नहीं हुआ जिसके पक्ष में या जिसके क्रिटिसिज्म में इतना बड़ा साहित्य लिखा गया हो। सैकड़ों किताबें गांधी जी के फेवर में लिखी गई हैं और सैकड़ों किताबें गांधी जी के क्रिटिसिज्म में भी लिखी गई हैं। भारत का कोई विचारक ऐसा नहीं जिस पर इतना साहित्य लिखा गया हो, एक भी किसी का नाम ले लिया जा सकता। गांधी जी पर तो पूरा ग्रंथ इतने लिखे गए हैं कि हर लाइब्रेरी में, हिंदुस्तान की किसी भी लाइब्रेरी में चला जाओ, वहाँ गांधीयाना का सेक्शन ही अलग है। लाइब्रेरी से अलग सेक्शन, एक खंड बना होगा लाइब्रेरी में, उसका नाम होगा गांधीयाना। और वहाँ ये मिलेगा कि जितना गांधी जी ने लिखा है 100 खंड, इस 100 खंड से ज़्यादा ही ऐसे ग्रंथ मिलेंगे कि जो गांधी जी के पक्ष में या गांधी जी के क्रिटिसिज्म में लिखे गए हैं। तो हिंदुस्तान के अंदर कोई साहित्यकार ऐसा या कोई विचारक ऐसा नहीं मिलेगा। तो गांधी जी का स्थान बहुत ऊंचा है। गांधी जी के एक एक क्षेत्र को की व्याख्या करना बड़ा मुश्किल है, हम कर भी नहीं पाएंगे। हम एक आधी क्षेत्र लेंगे, गांधी की फिलॉसफी लेंगे, गांधी जी का अनासक्ति योग ले लेंगे और गांधी जी का नीति शास्त्र ले लेंगे। सोशल फिलॉसफी में भी के फील्ड में भी, जैसे मैंने बताया कि सोशल फिलॉसफी में भी गांधीयन सोशलिज्म, मार्क्सवाद के बिल्कुल, कुछ लोगों ने कहा कि गांधीयन सोशलिज्म इज़ मार्क्सवाद माइनस वायलेंस। मार्क्सवाद में से वायलेंस निकाल दो तो गांधी का सोशलिज्म बन जाएगा। पर गांधी जी ने अपने सोशलिज्म की पहली लाइन में लिखा है, माई सोशलिज्म हैज़ नॉट बीन बोरोड फ्रॉम एनी फॉरेन कंट्री और एनी फॉरेन आइडियोलॉजी। आई हैव, मैंने अपना जो मेरा जो सोशलिज्म है वो किसी बाहर की, विदेश की ना तो आइडियोलॉजी से लिया गया है, चुराया गया है, ना किसी से बोरो किया गया है। मार्क्सवाद का नाम ही नहीं उन्होंने नहीं लिया, लेकिन किसी भी कह दिया। कोई भी ऐसी आइडियोलॉजी नहीं जिससे मैंने अपना सोशलिज्म बोरो किया हो या जिस पर मेरा सोशलिज्म, मैंने अपना सोशलिज्म ईशावास से उपनिषद के पहले श्लोक से निकाला है। सारा सोशलिज्म मेरा भारतीय संस्कृति पर बेस्ड है। तो गांधीयन सोशलिज्म बहुत विशाल है। सर्वोदय समाज की कल्पना इतनी बड़ी है गांधी जी की, सारा सोशलिज्म उसमें डिसलाइसेशन पावर भी आ जाता है, उसमें ट्रस्टीशिप भी आ जाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें गांधी जी के सोशलिज्म, उसमें सबसे बड़ी देन गांधी जी की है अनटचेबिलिटी का। गांधी जी ने इतना जो विरोध किया है, वो विरोध सारा का सारा गांधी जी के सोशल सिस्टम में आ जाता है। तो गांधी जी की सोशोलॉजी भी इतनी बड़ी है, लेकिन वो कहीं से बोरो नहीं किया, गांधी जी ने अपने ही एक श्लोक से निकाली है। तो इसलिए गांधी जी का थोड़ा सा सोशलिज्म भी हम ले लेंगे, लेकिन और इकोनॉमिक्स गांधी जी की, गांधी जी के पॉलिटिकल थॉट और गांधी जी की जो हालांकि बहुत बड़ी देन है वो, लेकिन उसको भी हम छोड़ देंगे क्योंकि हम टैगोर की शिक्षा कर चुके। गांधी जी की शिक्षा को छोड़ देंगे, नहीं तो बहुत लंबा काम हो जाएगा, 1 हफ्ता लग जाएगा गांधी जी पर बात करते करते। अब गांधी जी का जितना बड़ा ये साहित्य सर्जन है, उतना ही गांधी जी के ऊपर बड़े सारी दुनिया के प्रभावों का
समन्वय भी गांधी जी ने किया है। दुनिया में जितने बड़े बड़े थिंकर हुए हैं, गांधी जी जब इंग्लैंड में गए, लंदन में गए, तो उन्होंने सारा पाश्चात्य साहित्य पढ़ा और बहुत गहराई से पढ़ा। तो गांधी जी पर प्रभाव भी पाश्चात्य थिंकर्स का, फ्रांस के थिंकर्स का, रूस के थिंकर का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। रस्किन का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, टॉल्स्टॉय का बहुत ज़्यादा प्रभाव है गांधी जी के ऊपर। रस्किन ने कहा ब्रेड लेबर, श्रम का महत्व, श्रम को अपने जीवन में अपनाओ। और इस पर गांधी जी ने पूरा का पूरा अपना ग्रंथ लिख दिया। जो गांधी जी ने अपना सोशलिज्म लिखा, उसमें श्रम की महिमा, मजदूर की महिमा, मजदूर वर्ग आज गांधी जी के सिद्धांतों पर इंटक खड़ा हुआ है। और उस इंटक को चलाया उनको नंदा जी ने, उसका दम नंदा जी पर अभी 2-3 पहले जो सेमिनार हुआ था, इन्होंने किया था नंदा सेंटर वालों ने। तो उन्होंने एक किताब लिखी है 50 ग्लोरियस ईयर्स ऑफ इंटक। गांधी जी ने 1922 में नंदा जी को लेबर का काम दिया था कि तुमने लेबर का उत्थान करना है। तुम लेबर पर पीएचडी करने आए हो तो झोंपड़ियों में घूमोगे और लेबर पर कुछ लिख दोगे, उसके बाद किसी कॉलेज में नौकरी मिल जाएगी। इस पीएचडी के काम को छोड़ दो, लेबर की कॉलोनी में जाकर लेबर का उद्धार करो। आज जो कीड़े मकोड़ों की तरह से जीवन जीत रहे हैं, तो गांधी जी ने लेबर पॉलिसी में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। तो नंदा जी ने सारा अपना काम छोड़ दिया, पीएचडी वगैरह छोड़ दी और लेबर पॉलिसी में साइकिलों पर घूमने लगे हुए लेबर झोंपड़ियों में। और उन्होंने गांधी जी के सिद्धांतों के हिसाब से लेबर यूनियन बनाई। डांगे को पराजित किया उन्होंने कि हिंदुस्तान के अंदर अगर चलेगी लेबर पॉलिसी तो गांधी की चलेगी, कम्युनिस्ट लेबर पॉलिसियाँ फेल हो जाएगी। तो डांगे की पॉलिसी जो है उसको उन्होंने चुनौती दी और गांधीयन पॉलिसी को सामने रखा कि गांधी का जो सिद्धांत है लेबर का, वो बहुत ऊंचा सिद्धांत है। तो इसलिए हम गांधी जी के इन क्षेत्रों में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हम इन क्षेत्रों में गए गांधी जी के, तो हमें बहुत लंबा काम करना पड़ेगा। हम गांधी जी का, तो गांधी जी ने ये जो लिया लेबर का सारा, ये रस्किन से लिया। रस्किन ने ब्रेड लेबर जो किताब लिखी, उसमें पहला वाक्य ये था, दोज हू शैल वर्क विल बी अलाउड टू ईट। हम उन लोगों को बिल्कुल मिटा देंगे जो समाज के ऊपर पैरासाइट बने हुए काम लोग करते हैं और वो ऐश परस्ती दूसरे करते हैं। तो हम ये कर देंगे, जो लेबर करेगा वही रोटी खाएगा, जो लेबर का खून चूसेगा वो रोटी नहीं खाएगा, उसको मिटा देंगे। तो गांधी जी ने मिटाने वाली बात, तो हिंसा वाली बात तो छोड़ दी, लेकिन गांधी जी ने कहा कि लेबर का मैं की प्रतिष्ठा करूँगा, लेबर को ऊंचा उठाऊँगा। तो रस्किन से गांधी जी ने, अब टॉल्स्टॉय तो बहुत ही ऊंचे राइटर हैं। टॉल्स्टॉय का तो एक एक नावल उठा के देखो, तो टॉल्स्टॉय से 2 चीज़ें गांधी जी ने लिखी। टॉल्स्टॉय का एक नावल है गॉड हमारे अंदर ही है, गॉड इज विद इन। गांधी जी जब इंग्लैंड में गए तो वहाँ बड़ा अय्याशी का जीवन था। गांधी जी अपनी माँ से कह गए थे कि जो भी बात होगी तुझे सत्य बता दूंगा। तो वहाँ लोगों ने गांधी जी को बहुत भड़काने की कोशिश की, कपड़े फ्रांस से धुलवाया करो, तुम्हारा बाप तो मिनिस्टर है। गांधी जी ने अपनी माँ से पूछा, गांधी जी ने कहा कि ये सब तुम्हें भड़का रहे हैं, गलत है। तो अपनी माँ को गांधी जी सारी चीज़ें बताते थे। तो अमेरिका का, वहाँ का, इंग्लैंड का जो ऊंचा वर्ग था और उनका बड़ा ऐश-परस्त जीवन था, गांधी जी उससे मोहित नहीं हुए। और बाहर के आडंबरवाद के बाद उन्होंने टॉल्स्टॉय की किताब में पढ़ा कि सोर्स ऑफ पीस तो अंदर है, हमारे इंटरनल है।
तो गांधी जी ने माई रिलीजन में उसका भी विस्तार से वर्णन किया। भगवान को खोजना है तो मंदिर मस्जिद ये इनमें मत जाओ, ये तो लड़ाने का काम करते हैं, घृणा पैदा करते हैं, एक दूसरे के साथ ऐसा पैदा कर देते हैं, द्वेष पैदा कर देते हैं। तो इन दीवारों को तोड़ो, इन दीवारों को तोड़ करके भगवान को खोजना है तो अपने हृदय में खोजो, भगवान आपके हृदय में मिलेंगे। तरेगा तो कबीर की बात गांधी जी ने कोट की, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने भी कबीर के बहुत बोली है। गांधी जी ने तरेगा तो वही हृदय में जिसके हर है। कबीर कह रहे हैं कि भस्म के लगाए से क्या पापी तर जाएंगे, गधा क्यों ना तरता जो भस्म ही में जिसका घर है। गधा भस्म में लौटता है तो गधा सबसे बड़ा सन्यासी और महामंडलेश्वर होना चाहिए। तो गांधी जी ने कबीर की बात को अपने बड़े सभ्य शब्दों में कहा, बात वही की, क्योंकि वो टॉल्स्टॉय से उन्होंने उस नॉवल में सीखा कि ईश्वर को खोजना है तो अपने अंदर खोजो। गांधी जी कहते हैं ये मैंने टॉल्स्टॉय से सीखा है, नहीं तो इंग्लैंड में मैं भी ऐश परस्ती में पड़ जाता और वहाँ की अय्याशी में पढ़ के मैं भी वही नवाबों की तरह ज़िंदगी बीती। मुझे उसमें बड़ा असर मिला कि आत्मा को खोजना है, आत्मा के आनंद को खोजना है तो अंदर खोजो। तो गांधी जी पर टॉल्स्टॉय का बहुत बड़ा असर है। अब गांधी जी के एक और समकालीन व्यक्ति थे जो गांधी जी से बहुत प्रभावित थे और गांधी जी उनसे बहुत प्रभावित थे। वो अमेरिका के बहुत बड़े फिलोसफर, उनका नाम था थूरो। थूरो की गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभाव लिया और गांधी जी उससे लेते थे। थूरो की एक चीज़ जो थी उस गांधी जी ने बहुत प्रशंसनीय मानी, क्योंकि गांधी जी इस बात को मानते थे कि गरीबों का उद्धार करना है तो त्याग करना पड़ेगा। तो थूरो जो थे बहुत बड़े फिलोसफर थे। वो एक शांत जगह में, वहाँ अमेरिका में बहुत बड़ी नदी है, जैसे हमारे यहाँ गंगा है, उनका मिसिसिपी नाम की एक नदी है। तो मिसिसिपी नदी के किनारे वृक्षों की छाया थी बड़ी। हमारे यहाँ जैसे अशोक वृक्ष बड़ी छाया देता है, तो वहाँ अमेरिका में भी ऐसे मिसिसिपी के किनारे ऐसे पेड़ थे जो छायादार पेड़ थे। और मखमली जो घास थी वो मखमल जैसी घास थी, कालीन जैसा बन जाता था। तो थूरो जो थे वहाँ चले जाते थे, बैठ करके वहाँ शांति से लिखा करते थे। और वहाँ बड़ी जो ठंडी ठंडी हवा चलती थी, उसमें कागज़ ना उड़ जाएं तो क्या करते थे, वहाँ से मिट्टी के डले उठाए, कंकड़ उठाई और कागज़ों को दबा दिया और वहाँ बड़ी गहराई से चिंतन करते थे। तो थूरो की एक शिष्या जो थी वो एक दिन उधर से घूमती हुई गई, तो उसने कहा गुरुदेव इतने ऊंचे फिलोसफर हैं, इतने बड़े फिलोसफर हैं जिनका नाम है, और ये यहाँ घास में बैठ कर के लिखते हैं और मिट्टी का डला रखते हैं। तो अगले दिन क्या हुआ, उसने बढ़िया एक कालीन खरीदा और वो कालीन करके ले आई और 2 बड़े सुंदर पेपर वेट ले कर के आई। उसने कहा गुरुदेव मैं कल आई थी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा नहीं मुझे बड़ी शांति मिलती है। उसने कहा नहीं ये कालीन बिछा के बैठा करो। तो थूरो ने इसलिए कि चेली का हृदय न टूटे, उसका फ्रस्ट्रेशन ना हो, वो कालीन रख लिया और वो बड़े सुंदर जो पेपर वेट थे रख लिए। शाम को जब उठे तो उन्होंने कहा कालीन इतनी दूर घर तक कैसे लेके जाऊंगा, तो इसको कहाँ रखूँ। तो कंधे पे उठाया, इतना बड़ा फिलोसफर, और कंधे पे कालीन उठाया, जगह ढूंढने लगे। तो एक फिशरमैन की झोंपड़ी दिखाई दी, उससे कहने लगे भैया मैं कालीन घर लेके जाऊंगा, कब कल लेके आऊँगा, तो तुम अपनी झोंपड़ी में रख लो इसको। अब कालीन बड़ा सुंदर, लेकिन थूरो खड़े हुए हैं, वो तो नमस्कार करके खड़ा हो गया, आपकी जैसे आज्ञा हो उसने वहाँ रख लिया। अगले दिन आया तो कहने लगा सर मैं तो रात को सोया नहीं, मुझे तो बड़ा, कहने लगे क्यों, कहने लगे रात भर ये रहा कोई चूहा आके इसने कीमती कालीन को ना काट दे, तो मैं यही देखता रहा कहीं चूहे की चूँ चूँ खड़खड़ न सुनाई दे। तो थूरो ने कहा तुम बहुत बड़े आदमी हो,
संग्रह से जितना आदमी संग्रह करता है उतना ही वो दुख का कारण होता है। लेकिन अब इस कालीन का क्या होगा? तो उन्होंने कहा आज मैं कुछ नहीं लिखूंगा, कालीन उठा के ले जाऊंगा और शिष्या को वापस कर दूंगा कि हम इसको रखने के लिए जगह नहीं, कुछ नहीं, शिष्या को वापस कर दूँ। और वहाँ से लौट कर के आए तो लिखने लगे। तो वो जो बड़े सुंदर सुंदर पेपर वेट थे, उन्होंने कहा इन्हें भी जेब में डाल के कैसे ले जाऊंगा, इतने हैवी हैं सारे। तो उन्होंने क्या काम किया कि जब उठे तो दोनों पेपर उठाए और उनको मिसिसिपी में फेंक दिया। और उन्होंने गांधी जी को ये सारी कहानी लिख करके कहा कि जब मैंने वो दोनों पेपर वेट मिसिसिपी नदी में फेंके तो मुझे ऐसा लगा कि आई हैव रिमूव्ड द बर्डन ऑन माई सोल। गांधी जी को बड़ी प्रेरणा मिली। आदमी जितनी संपदा इकट्ठी करता है उतना ही वो दुख का कारण बन जाती है। एक कालीन दुख का कारण बन गया उनके लिए भी, और वो मछेरा था उसके लिए भी। वो उसको संभालने में कैसे संभालूं इनको मैं अपने ज्ञान को संभालूं, अपनी विद्या को संभालूं, या जो लिख रहा हूं उसको संभालूं, या इन पेपर वेट को संभालूं। तो गांधी जी ने ये वाक्य जो है थोरो से लिया कि जिस दिन आप अपनी संपदा को, जो आपने अपनी ज़रूरत की से ज़्यादा इकट्ठी कर, जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, बिना पेपर वेट के वो लिख रहे थे रोज़ाना और बहुत ऊंचा साहित्य लिख रहे थे। तो जिस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है उसको अगर आप इकट्ठा करते हो तो ये बर्डन ऑफ सोल बन जाता है, आपकी आत्मा में दुख का कारण बन जाता है। अब रस्किन के साथ साथ एक और थिंकर मिले हुए हैं, उनका नाम था कार्लाइल। गांधी जी पर कार्लाइल का बहुत प्रभाव है। कार्लाइल की किताब है अनटू द लास्ट। गांधी जी ने अपने समाजवाद में भी और अपनी पॉलिटिकल थ्योरी में इस कार्लाइल के उसका विस्तृत किया है। कार्लाइल कहते हैं कि जब भी कोई नीति बनाओ, आप ऊंचे से ऊंचे पद पर बैठ के नीति बना रहे हो, लेकिन उस नीति को ये बनाओ कि अगर ये नीचे तक पहुंच गई तो जो बिल्कुल लास्ट में आदमी है, बिल्कुल सिरे पर आदमी है, उसका भी कल्याण होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो नीति छोड़ दो, त्याग दो उसको। तो गांधी जी ने अपने सर्वोदय समाज में बिल्कुल उसी को लिखा है। कार्लाइल का अनटू द लास्ट का अनुवाद भी अगर करो तो अनुवाद हो जाएगा सर्वोदय सबका भला। तो गांधी जी पर पाश्चात्य इन्फ्लुएंस भी बहुत है। लेकिन गांधी जी ने लिखा है अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि दो चीज़ों ने मुझे सारी ज़िंदगी मुझे प्रेरणा दी, वो प्रभाव मेरे जीवन से नहीं मिट सकता। एक दिन गांधी जी हरिश्चंद्र का नाटक देखने के लिए गए। माता इनको कहने लगी चल हरिश्चंद्र का नाटक बहुत अच्छा है, ले गई। तो राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए अपना राज भी दे दिया, और राज दान करने के बाद जब गुरु ने कहा कि कोई दान जब तक पूरा नहीं होता जब तक उसके साथ दक्षिणा ना दी जाए, तो उन्होंने कहा अब तो मैंने सारा आपको दे दिया। उन्होंने कहा फिर दक्षिणा के बिना दान बेकार है, ले जा अपना। तो उन्होंने अपना शरीर बेचा, अपनी पत्नी बेची, अपना लड़का बेचा, लेकिन गुरु को दक्षिणा दी उन्होंने। सत्य को निभाने के लिए जो बात कह दी मुंह से उसको निभाना है पूरा। गांधी जी पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा। और आखिरी चीज़ गांधी जी ने नाटक में देखी कि जिसकी वो सेवा कर रहा था हरिश्चंद्र, वहाँ उसकी पत्नी आई, अपनी पत्नी, लड़के की लाश को लेकर के, और उसने कहा कि मैं अपने मालिक के साथ बेईमानी नहीं कर सकता। जिसकी रोटी खा रहा हूँ मैं, उसके साथ मैं कभी धोखा नहीं कर सकता, इसलिए टैक्स देना पड़ेगा। अगर टैक्स नहीं दोगी तो लाश को कहीं नदी में फेंक दो। तो गांधी जी का जीवन जो है, गांधी जी ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि जब मैं हरिश्चंद्र के नाटक से आया तो मैंने सत्य का व्रत लिया। गांधी जी ने सत्य और सत्याग्रह यही जीवन में निभाए। उन्होंने कहा मैंने उसी दिन से सत्य का व्रत ले लिया। और दूसरी चीज़ जिसने गांधी जी को, जिस नाटक ने प्रभावित किया, वो था श्रवण कुमार का।
श्रवण कुमार किस तरह अपनी माँ और अंधे माँ और बाप को तीर्थ यात्रा करा रहा है, तो उसका भी गांधी जी ने अपनी जीवनी में वर्णन किया है कि श्रवण कुमार की सेवा वृत्ति से मुझे बहुत प्रभाव मिला, और इसलिए मैंने कहा कि ऐसी सेवा वृत्ति, माँ बाप अंधे हैं उनके दुख दर्द में, तो गांधी जी की प्रार्थना सभा में, हम प्रार्थना सभा में बहुत बैठे गांधी जी की में, गांधी जी की प्रार्थना सभा में बैठ जाते थे हम, तो गांधी जी का प्रवचन भी सुनने को मिलता था और गांधी जी से जो प्रश्न उत्तर करते थे लोग वो भी मिलता था। तो बिरला भवन में जहाँ गांधी जी की सभा होती थी वहाँ जाके हम बैठते थे। तो गांधी जी की प्रार्थना सभा में एक भजन नियम से बजता था, और वो भजन ये था, नरसिंह मेहता का लिखा हुआ भजन है, वैष्णव जन तो ताने कहिए जो पीर पराई जाने रे। जो समाज में दुखियों के दुख का अनुभव नहीं करता, जिसने दुखियों के दुख नहीं देखे और उनके साथ जाकर के उनका सहभागी नहीं बना, वो आदमी वैष्णव जन नहीं है। वो अपने आप को भक्त कहलाने का, वो अपने आप को धर्मात्मा कहलाने का अधिकार नहीं है। तो ये भजन गांधी जी ने लिया तो उससे, लेकिन गांधी जी ने ये सारी श्रवण की और हरिश्चंद्र की जो उनका था, उन्होंने उसको भजन के रूप में अपनी प्रार्थना सभा में बजाते थे। राम नाम तो जपा ही जाता था, 10 मिनट राम नाम होता था सारा गांधी जी की प्रार्थना में, क्योंकि गांधी जी राम राज्य को ही आदर्श राज दुनिया का मानते थे। आइंस्टीन की बात करते हैं, आइंस्टीन ने कहा कि जब मैंने गांधी जी की जीवनी पढ़ी, ऑटोबायोग्राफी नहीं, ऑटोबायोग्राफी में तो आदमी बढ़ा चढ़ा के अपनी बात को कहता है, लेकिन गांधी जी की जिन लोगों ने जीवनी लिखी हैं, जब मैंने वो गांधी जी की जीवनी पढ़ी, DM दत्ता से लेकर के एहसन दास गुप्ता तक और पाश्चात्य विद्वानों द्वारा पढ़ी, तो कहते मुझे एक चीज़ कन्फर्म हो गई, पक्का विश्वास हो गया कि आने वाली पीढ़ियाँ, आगे जो जनरेशन आएगी, दे शैल हार्डली बिलीव, वो मानेंगे नहीं, विश्वास ही नहीं करेंगे कि इतने ऊंचे आदर्शों का आदमी, इतनी महान विचारधारा का आदमी, ये वास्तव में इस पृथ्वी पर हाड़ और मांस के पुतले के रूप में रहा होगा। वो तो कहेंगे ये कल्पना से बना दिया है। तो गांधी जी का इतना ऊंचा आदर्श है कि आइंस्टीन जैसा आदमी कह रहा है कि गांधी जी के आदर्शों के बारे में बताना पड़ेगा अगली पीढ़ी को कि नहीं, असली आदमी के बारे में बात कही जा रही है, कोई कल्पना नहीं है।